अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी यूजीसी नेट के जो टर्मिनोलॉजी है उसकी जो है चौथी वीडियो है। उसी सीरीज़ में जो है ये चौथी वीडियो है कि भारतीय पुनर्जागरण और सुधारवादी आंदोलन। ये जो है हम इसमें आज 2 पॉइंट कवर करेंगे। बेसिकली ये है क्या, तो देखो, भारतीय पुनर्जागरण से पहले हमें पश्चिमी पुनर्जागरण समझना चाहिए। पुनर्जागरण जो है वो यूरोप में हुआ था। बेसिकली वो था क्या, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन, ये हमारे हैंडल का नाम है @प्रबोधन एडू। तो इसको जानने से पहले हम पश्चिम में जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था वो बेसिकली वो क्या था, फिर हम उसके बाद भारत में आएंगे। देखो, पुनर्जागरण जो है एक बौद्धिक गतिशीलता है, ठीक है, यानी किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। देखो, पुनर्जागरण हुआ क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, पुनर्जागरण ऐसी क्या जरूरत है कि पुनर्जागरण शब्द इस्तेमाल कराए, जिसे इंग्लिश में रिनेसा कहते हैं। ये हुआ क्यों था? देखो, पुनर्जागरण से पूर्व जो था चर्च का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? चर्च का बोलबाला था। अब चर्च ने जो भी कह दिया है, चर्च ने जो भी कह दिया है वही बात क्या है, अंतिम सत्य है। जो भी चर्च के खिलाफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उसको क्या दे दिया जाएगा? मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जो भी चर्च के खिलाफ है, चर्च ही अंतिम सत्य है। तो पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया हुई थी वो 14वीं से 17वीं शताब्दी के यूरोप में शुरू हुई थी, ठीक है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के कहाँ में? यूरोप में शुरू हुई थी। तो पुनर्जागरण आएगा। पुनर्जागरण एक बौद्धिक गतिशीलता है, बौद्धिक, और ये मध्य युग को आधुनिक युग में लेके आ जाती है। यानी मध्य युग में कैसे जो है, मध्य युग से आधुनिक युग में जो है रूपांतरण होता है, ये एक ऐसी है। पुनर्जागरण जो है एक देखने का नज़रिया है, ठीक है, एक दृष्टिकोण है। ये DSSB में पूछा गया था कि पुनर्जागरण का शाब्दिक क्या अर्थ है? फिर से जागना, ठीक है, फिर जागना, फिर से जागना, ये इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो पुनर्जागरण क्या है, ठीक है, एक तरीके से यूरोप जो है अंधकार में डूबा हुआ था। तो अंधकार में क्यों डूबा हुआ था? क्योंकि वहाँ पर जो है चर्च का बोलबाला था, यानी चर्च ने ही कह दिया वही अंतिम सत्य है, ठीक है। एक कोटेशन भी आती है कि एक कोटेशन आती है कि इसमें कहता है कि सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है। सत्य सत्ता की नहीं अपितु सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है। किसकी पुत्री है? काल की पुत्री है। यानी सत्य वे है जो काल यानी कि समय कहता है, ना कि जो है सत्ता यानी चर्च जो है वो कहता है। सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है, जो समय कहेगा वही सच होगा, ना कि वो होगा। अब पुनर्जागरण आएगा तो पुनर्जागरण में नए नए जो है राइटर्स उभरेंगे, नए नए विचारक आएंगे। तो वो जो विचारक आएंगे, जो एक बौद्धिक गतिशीलता यूरोप में आएगी, वो विज्ञानवाद को समर्थन करेगी, ठीक है। यानी अब कोई भी चीज़, अभी आपने बोल दिया कि पृथ्वी गोल है, अब भाई ऐसा नहीं कि वो मान लिया, उनने बोला सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो मान लिया ना। अब ये लोग क्या करेंगे, विज्ञानवाद आएगा तो ये लोग क्वेश्चन करेंगे, भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो विज्ञानवाद आएगा, ठीक है। विज्ञानवाद में क्या होगा, हमारा चिंतन का विकास होगा। विज्ञानवाद में क्या आएगा? चिंतन का विकास होगा, ठीक है। विज्ञानवाद में क्या होगा? चिंतन का विकास होगा। अब जब चिंतन का विकास होगा तो जाहिर सी बात है शोध प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। शोध कहते हैं रिसर्च को, किसे कहते हैं? शोध रिसर्च को, ठीक है। तो शोध प्रक्रिया को बढ़ावा दे। अब से पहले जो है पारलौकिक जो यानी इस दुनिया से जो दूसरी दुनिया है, ठीक है, स्वर्ग की कल्पना की जाती है। लेकिन जब शोध होने लगेगा तो इसमें किसका महत्व बढ़ जाएगा? मानव का भेद बढ़ जाएगा। तो मानववाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मानववाद आ जाएगा, यानी मानव को केंद्र में लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी होगा उसमें कौन केंद्र में होगा? मानव केंद्र में होगा, ठीक है। पुनर्जागरण से क्या आएगा? विज्ञानवाद आएगा, चिंतन का विकास होगा। चिंतन का विकास होगा तो भाई उसमें सवाल हो जाएगी, भाई हम उस की चिंता क्यों करें जिसका बारे में हमें पता ही नहीं है। हम पारलौकिक दुनिया की, हमें इहलौकिक में यानी इसी जो है दुनिया में जीना है। शोध होगा, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित होंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि औपनिवेशिक के हमने जो 3 चरण पढ़े थे, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण, ठीक है। उसमें जो है मशीनीकरण जो था, मशीनीकरण भी आएगा, मशीनों के माध्यम से माल बनाए। तो बड़ी बड़ी मशीनीकरण स्थापित होती हैं। तो मशीनीकरण जब स्थापित हो जाएंगी तो क्या होगी? उत्पादन होगा। उत्पादन तो अधिशेष हो जाएगा, यानी इतना उत्पादन हो जाएगा कि अब हमारे पास जो है केवल हम अपने भोग के लिए नहीं, हमारे पास इतना हो जाएगा कि हम उसे आगे बेचना भी पड़ेगा हमें उस उत्पादन को। तो अब उत्पादन अधिशेष हो जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे? बाजार में बेचेंगे। अब इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो केवल हम अपने देश में बेच के तो कमाने से
कमा नहीं सकते हैं तो हमें बाजार क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी बाजार को अपने क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना करेगा। तो ऐसी स्थिति में भौगोलिक खोजें होंगी। भौगोलिक खोजों में मतलब कि जैसे कि भारत और अमेरिका, जैसे अमेरिका हो गया या इंडिया हो गया, ये 1492 में और ये 1498 में वास्को डी गामा ने इसी क्रम में भौगोलिक खोज में, क्योंकि ये जो मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि आई है, तो नए बाज़ारों के लिए क्या हुआ, अमेरिका और इंडिया जैसे देशों की खोज की गई और इन्हीं को आगे चलकर क्या बनाया गया, अपना उपनिवेशीकरण बनाया गया। ठीक है, यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, कोलोनियल। ठीक है, तो यहीं से उपनिवेशीकरण होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं बेसिकली ये है क्या। देखो, पुनर्जागरण क्या, पुनर्जागरण एक बौद्धिक गतिशीलता है। ये मध्य युग से आधुनिक युग में जो है रूपांतरित युग है, क्योंकि उसने मध्य युग को एकदम से आधुनिक युग में ला दिया, एक झटका सा लगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिसमें जो मध्य युग में किसका बोलबाला था, चर्च का बोलबाला था। चर्च में जो है अंधकार में डूबा हुआ था पूरा यूरोप, क्योंकि जो चर्च कह देता था वही सत्य था। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी ने ये पूछ दिया कि जैसे न्यूटन ने बाद में ग्रेविटी की खोज की थी, अब मान लीजिए कोई सेब ऊपर से नीचे गिरा, अगर चर्च से किसी ने सवाल कर दिया कि ये सेब जो है ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, इसका कारण क्या, तो चर्च वाला क्या जवाब देंगे तुम्हें, बोले है पापी प्राणी, है पापी प्राणी। जब ईश्वर की बनाई हुई संतान नीचे रहती है तो फल ऊपर जाकर क्या करेगा, वो तो ऐसे अजीबोगरीब जो है एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि भाई उन्होंने तर्क से तो कहते नहीं है। ठीक, समझ गए ना। तो चर्च ने जो कह दिया वही था। पूरा जो यूरोप था अंधकार में डूबा था। तो जब झटका जब लगेगा, जब पुनर्जागरण होगा, यानी यूरोप में बौद्धिक गतिशीलता आएगी, एक ऐसा वर्ग आएगा जो बौद्धिक रूप से जो है सक्षम होगा, जो सवाल करेगा, विज्ञानवाद को बढ़ावा देगा, चिंतन का विकास होगा। वो चिंतन जो है आगे शोध की तरफ जाएगा, शोध में मानववाद को केंद्र में रखा जाएगा। पारलौकिक की जगह इहलौकिक, यानी इस दुनिया की बात करी जाएगी। मशीनीकरण को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उत्पादन अधिशेष होगा, जिसके लिए बाजार ढूंढे जाएंगे, और बाजार ढूंढने के बाद भौगोलिक खोजें होंगी। ठीक है, भौगोलिक खोजों के संदर्भ में अमेरिका, इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया जाएगा। उधर कोलंबस और यहीं से वास्को डी गामा, और यहीं से जब कोलंबस से यहीं से इन्हें क्या मिलेगा, बुलियन यानी सिल्वर एंड गोल्ड, इन्हें नई दुनिया से मिलता है। फिर आगे चलकर ये जो है भारत में लाकर अपना व्यापार करते हैं। समझ गए पूरा ये उपनिवेश कैसे यहाँ तक आए। अब हमारी जो होती है पुनर्जागरण, अब भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के संदर्भ में है क्या। देखो, जब पुनर्जागरण भारत में आया, पुनर्जागरण जब कहाँ पर आया, इंडियन रिनेसा भारत में आया, तो इसे एक और नाम दिया गया कि सामाजिक। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। जब पुनर्जागरण भारत में आया तो इसे एक और नाम दिया गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। अब बेसिकली है क्या, इसका नाम सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों था, तो है तो ये सामाजिक सुधार ही, लेकिन समाज और धर्म में इतना परस्पर आपस में जुड़े हुए थे, एक तरीके से इतना गुथे हुए थे कि अगर आपको कोई भी समाज में बदलाव करना है तो उसकी जो जड़ें कहाँ थी, वो धर्म में छुपी थी। धर्म में जो है परिवर्तन किए बिना समाज में परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि धर्म और समाज आपस में इतने जुड़े हुए थे। तो जब भारत में एक जो पुनर्मध्य वर्ग आएगा तो वो उदारवाद, आप बेचारा, जब मैं आपको भारत राष्ट्रवाद बताऊंगा तब उसमें आपको पता चलेगा कैसे जो है भारत के लोगों ने जो है यूरोप से सीखा और फिर उसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। एक कथन आता है कि पश्चिमी हथौड़े से पश्चिमी बेड़ियों को तोड़ दिया, यानी यूरोप से ही जो है विचारधाराएं सीख के और यूरोप के ही खिलाफ जो है हमने विरोध करके अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये एक तरीके से इसे आधुनिक विद्वान जो है कल्चरल अवेकनिंग भी मांगते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में हो जाएगी, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में, पारसी में, इन सब में हो गया। आप पुनर्जागरण समझ गए हो। मैं यूरोप में यूरोप में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि भारतीय पुनर्जागरण है क्या। अब आपको मैं डिटेल में जो है, जब मैं ये हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप पुनर्जागरण समझ गए होगे, ये एक बौद्धिक गतिशीलता है, एक समाज को देखने का नज़रिया है। इसमें क्या है, फिर से जागना, फिर से क्या जागना, एक अंधकार में डूबा हुआ था। भारत में भी देखेंगे, भारत में भी इतनी कुरीतियाँ
प्रचलित थी, ठीक है। सती प्रथा जैसी देखोगे, नियोग प्रथा मैं आपको बताऊंगा, विधवा पुनर्विधवा, बाल विवाह, ये जैसी कुरीतियाँ, तो इन सबको जो है समाज में सुधार किया जाएगा। अगर समाज में सुधार करना होगा तो धर्म तो बीच में आएगा ही आएगा, तो इसलिए पहले जो है धर्म में सुधार किया जाएगा, उसके बाद समाज में सुधार किया जाएगा। इसलिए ही इसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। आधुनिक विद्वानों ने इसे कल्चरल अवेकनिंग कहा, यानी सांस्कृतिक जागरण या सांस्कृतिक उत्थान, हिंदू धर्म में, इस्लाम में, पारसी में, सिख में। अब इसी से ही संबंधित टॉपिक है ये हमारा सुधारवादी आंदोलन। क्या है इसी से संबंधित? सुधारवादी आंदोलन। अब सुधारवादी जो आंदोलन है, इसमें भी हमें दो तरीके की प्रवृत्ति जो है देखने को मिलती है सुधारवादी आंदोलन में। एक तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन है और एक सुधारवादी आंदोलन है। अब आप समझिए, आप पहले समझिए है क्या सुधारवादी आंदोलन। देखो, जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा तो एक तरफ तो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर होंगे जो ये चाहेंगे कि हमें जो है एज इट इज़ जो है यूरोप का मॉडल अपनाना चाहिए, और जो दूसरी तरफ होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें भारतीय ही संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, हमें अपने अतीत का गौरव जो है वापस लेके आना है, तो वो पुनरुत्थानवादी कहलाए जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? तो सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी, और एक जो होंगे वो बीच का मार्ग निकालेंगे, वो ये कहेंगे कि जो है हमें पश्चिमी भी करना चाहिए और जो है पश्चिमी के साथ साथ हमें जो है भारत के परंपरावाद दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। हमें पश्चिमी अपनाना तो चाहिए, लेकिन अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अंधे ही तौर पर अगर उन्हें ये कह दिया तो वही करना, कहता नहीं, हमें अंधा अनुकरण नहीं करना है। तो सुधारवादी आंदोलन में हमें दो मूवमेंट ये देखेंगे। ब्रह्म, डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और सारे बताऊंगा, अभी आप ये समझ लीजिए ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पाडुंग, ठीक है, आत्माराम पाडुंग, नाम चाहो तो लिख लो, आत्माराम पाडुंग 1867 में करेंगे महाराष्ट्र में। इनके साथ और भी लोग होते हैं, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से करते हैं, आरजी भंडाकर, महादेव गोविंद रनाडे, ये जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। और अलीगढ़ आंदोलन भी जो है सुधारवादी आंदोलन में, जिसमें सर सैयद अहमद आ जाएगा, काजी नजरुल इस्लाम आ जाएगा, चिराग अली आ जाएगा, ये लोग अलीगढ़ से संबंधित है। तो ये लोग वो थे जो पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ में जो है थोड़ी परंपरावादी शिक्षा भी चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो है समाज में सुधार किया जाए। जो जैसे ये यहाँ पर ये जो है इसका किसका विरोध करते हैं, ये पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं। किसका? पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं। ब्रह्म समाज के प्रयासों से राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का विरोध करते हैं और सती प्रथा जो प्रचलित थी उसे हटा देते हैं, यानी सती प्रथा का प्रचलन बंद हो जाता है सामाजिक सुधार में। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है। महादेव गोविंद रनाडे का भी बहुत बड़ा जो है हमें योगदान देखने को मिलता है। ये लोग विधवा पुनर्विवाह, प्रार्थना समाज में विधवा पुनर्विवाह हो गई, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना या बाल विवाह के अंत, इन सब बातों पर जो है ये बल देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पुनरुत्थानवादी आंदोलनवादी होते हैं वो क्या करते हैं? आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखना नाम, ये क्या नारा देते हैं? बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। कहाँ लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो अब आप खुद ही सोचिएगा, एक ये और आंदोलन चलाते हैं जिसे कहते हैं शुद्धि आंदोलन। क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। अब शुद्धि आंदोलन बेसिकली होता क्या? तो ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो दोबारा उनको जो है वेदों की ओर वापस लेके आना है और उन्हें जो है दोबारा से हिंदू में कन्वर्ट करना, तो उसे शुद्धि आंदोलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। जिस तरीके से ये एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, यानी ये हिंदू जो है संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहता था, उसी तरीके से जो देवबंद आंदोलन देखोगे, वहाबी आंदोलन देखोगे, फराजी आंदोलन देखोगे, ये भी क्या करते थे? ये भी शुद्धतावादी रूप है। ये भी जो है भारत में जो है जो खलीफा व्यवस्था थी पहले, उस सबको जो है ये पुनर्जीवित करना चाहते थे। लेकिन जो दूसरी तरफ सुधारवादी थे वो समाज में सुधार के माध्यम से भारत और पश्चिमी शिक्षा के बीच में जो है समन्वय करना चाहते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय का अपना नाम सुना ही होगा, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनका जो पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। तो राजा
में जो राजा नाम है वो उसकी उपाधि उन्हें दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। तो आप समझ गए होंगे पुनर्जागरण क्या है, एक भारत में इसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा गया, इसे एक कल्चरल अवेकनिंग क्यों कहा गया, पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी मैंने आपको पूरा बता दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है चर्च का बोलबाला था। एक तरीके से उसे कहते हैं डार्क एज, अंधकार का युग कहते हैं, अंधकार का ही वहाँ पर जो है पूरा बोलबाला था, तो इसलिए उसे जो है डार्क एज का नाम दिया गया। भारत में जब ये पुनर्जागरण आएगा तो इसमें जो है थोड़ा बदलाव आ जाएगा, इसमें जो है इसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाएगा। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब तक कि हम समाज में सुधार नहीं कर सकते, जब तक कि हम धर्म में ना सुधार करें, क्योंकि धर्म और जो है समाज आपस में एक तरीके से पूरे गुथे हुए हैं। तो ये हमारी यूजीसी नेट की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें भारतीय पुनर्जागरण और सुधारवादी जो थी हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारी ये वाली बनी थी, इससे जो अगली हमारी जो टॉपिक होगी वो पैरामाउंट से संबंधित होगी, सर्वोच्च शक्ति, जिसमें से ली वॉर्नर ने एक पुस्तक लिखी थी नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ से यूजीसी नेट में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार, लगभग हर साल में क्वेश्चन यहाँ से आता ही रहता है, यहाँ से हर साल से। ठीक है, अगर मैं डिटेल में इनमें बताऊंगा बैटल्स में तो यहाँ से तो पूछते ही पूछते हैं, बल्कि इनका सीक्वेंस भी पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कंपनी ने समानता का संघर्ष हो गया, ये वाला टाइम पीरियड हो गया, और ये क्या है, द पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस क्या है, द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। इनका सीक्वेंस लगाने के लिए बोल देते हैं कि इनका सीक्वेंस लगाइए, कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं तक है। अगली जो वीडियो है हम शुरुआत करेंगे नई वीडियो को, जो शुरुआत करेंगे वो ली वॉर्नर की द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया था, यानी कंपनी का जो है शासन के बारे में पूरी जो है आज़ादी तक मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो में समझने में कोई दिक्कत आई हो या फिर आपको कोई ये बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।